गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम हो हमको कमेंट में आप लोग बताते रहिएगा, ताकि दोस्तों हम आप लोग का सहयोग करते रहें। ठीक है दोस्तों, आज इतिहास के बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो इतिहास से करीब 10 से 11 क्वेश्चन नहीं, माने 15 से 17 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहता है। एशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों से रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे 4 से 5 क्वेश्चन एशियंट हिस्ट्री से रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आज इसको हम थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमको शेयर करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोग का जो भी प्रॉब्लम हो उसका हम डील करते चलें। ठीक है, चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं इतिहास के बारे में। ठीक है, ताकि आप लोग का समझ में काफ़ी मात्रा में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अतीत का अध्ययन इतिहास के काल। ठीक है दोस्तों, अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? अतीत का अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। अतीत के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि इतिहास को जनक किसको बोलते हैं, तो आपको हेरोडोटस बोलिएगा, हेरोडोटस। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। इतिहास को हम 3 भाग में बांटते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को जिसे लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। आधे ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है, परंतु पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध, इसे पढ़ा भी जा सकता है। देखिए, इतिहास को हम 3 भाग में बांटते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ये तीनों भाग को पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, आधे ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला भी है और पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, तो हम शुरू से एक क्वेश्चन के डील करने जा रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक के बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल को हम खंडित करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल को हम 2 भाग में बांटते हैं: पाषाण काल और धातु युग। तो हम पाषाण काल को देखते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भाग में है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। धातु युग, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। आपसे पूछेगा कि धातु युग कौन कौन से हैं, तो आपको बताना होगा ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। ये 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, तो पढ़ गया थे। आधे ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। तो आधे ऐतिहासिक काल में कौन सा आता है? तो हड़प्पा सभ्यता आता है या सिंधु सभ्यता आता है। ऐतिहासिक काल में आता है आपको वैदिक काल। ऐतिहासिक काल में वैदिक काल आता है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम आपको आगे बढ़ाते चले हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा चल रहे हैं। पाषाण काल के बारे में देखिए। पाषाण काल में पत्थर के औजार प्रयोग होता था। ठीक है, पाषाण काल क्यों बोला गया? पाषाण काल इसलिए बोला गया तो उस समय व्यक्ति लोग, जो आदि मानव थे लोग, पत्थर के औजार के उपयोग करते थे, इसलिए उन लोगों का पाषाण काल कहा गया।
और पाषाण काल को हम 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है, बांटते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम 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 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। आपसे पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम पाषाण काल की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब की, तो 1863 ईस्वी में। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम पाषाण काल की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। और कब की, तो 1863 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? मान लीजिए जो भारत के थे, तो उसको भारत के जो व्यक्ति थे वो किसने खोज किए थे, माने पाषाण काल में? तो भारत के पुरातात्विक का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातात्विक का पिता, ठीक है। भारतीय पुरातात्विक का पिता सर अलेक्जेंडर को कहा जाता है। अच्छा, कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, पूरा पाषाण काल को कब से क्या बोला जाता है? तो पूरा पाषाण काल को हम 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक को हम पूरा पाषाण काल बोलते हैं। आपसे पूछेगा कि पुराण पाषाण काल कब से कब तक है, तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, और जो आदमी थे, आदि मानव थे, वो खानाबदोश थे, ठीक है। उस पूरा पाषाण काल में आदि मानव जो थे वो खानाबदोश थे। वो खानाबदोश थे दोस्तों, खानाबदोश थे। मानव के जीविका का आधार था क्या? शिकार। और आदि मानव जो औजार का उपयोग करते थे, कुल्हाड़ी यार हथ चुकार करते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। आदि मानव जो भी, देखिए पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, और आग की खोज हुई थी, और आदि मानव जो थे तो खानाबदोश थे। मानव की जीविका का आधार था शिकार, और आदि मानव और किस चीज़ का औजार करते थे, तो कुल्हाड़ी का, ठीक है दोस्तों, कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। अब देखिए पूरा पाषाण स्थल कहाँ कहाँ है, पूरा पाषाण काल स्थल कहाँ कहाँ है, तो देखिए पूरा पाषाण काल स्थल सोहन घाटी कहाँ है, तो पंजाब पाकिस्तान के क्षेत्र में। बेलन घाटी कहाँ है? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में। अच्छा, नेवसा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पलगांव कहाँ है? कश्मीर में है। देखिए दोस्तों, आपसे पूछेगा कि सोहन घाटी स्थल पूरा पाषाण काल, सोहन घाटी पूरा पाषाणकालीन स्थल कहाँ है, तो आपको बताना होगा पंजाब में। बेलन घाटी पूरा पाषाणकालीन स्थल कहाँ है, तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भीमबेटका पूरा पाषाणकालीन स्थल कहाँ है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। नेवसा पूरा पाषाणकालीन स्थल कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। पलगांव कश्मीर पलगांव पूरा पाषाणकालीन स्थल कहाँ है, तो कश्मीर। देखिए ये सब आपको एक नज़र देखते चलना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब देखिए मध्य पाषाण काल के बारे में बोलते हैं। जैसे कि मध्य पाषाण काल अत्यधिक छोटा और माइक्रोलिथिक बोला जाता है मध्य पाषाण काल के। इसमें औजार पलक, छेदनी और खुरची थी। मुख्यतः अखेटक एवं पशुपालन। सबसे पहले मध्य पाषाण काल में सबसे पहले पालतू पशु कुत्ता को
बनाया गया था। मध्य पाषाण काल स्थल आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागौर राजस्थान में। ठीक है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल बाबू, तो नवपाषाण काल, नवपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक को हम नवपाषाण काल कहते हैं। नवपाषाण काल में आदमी अस्थाई निवास बना लेने लगे और पशुपालन करने लगे। नवपाषाण काल में आदि मानव का अस्थाई निवास हो गया और वहाँ पर पशुपालन करने लगे। कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से पाकिस्तान से मिला है। ठीक है। पहली खेती 7,000 बीसी सुलेमान किर्थर पहाड़ी के मध्य में जौ तथा गेहूं से प्रचलित है, मिला है। माने कि नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य मिला है। आपसे पूछेगा कि नवपाषाण काल में आदि मानव अस्थाई निवास करने लगे और वहाँ पर अस्थाई निवास होकर वहाँ पर पशुपालन करने लगे। ठीक है। जब पशुपालन करने लगे तो नवपाषाण काल में ही खेती का भी साक्ष्य मिला। तो खेती के साक्ष्य कहाँ से मिला? तो सुलेमान के किर्थर पहाड़ी के मध्य में जौ तथा गेहूं के साक्ष्य मिला। आपसे पूछेगा कि जौ तथा गेहूं के साक्ष्य कहाँ मिला है? तो सुलेमान के किर्थर पहाड़ी में मिला है। ठीक है। मिला है। जौ पहली फसल है, लेकिन गेहूं और कपास की खेती परमार मिला है। देखिए, जौ जो है जो पहली खेती है, पहली फसल है, लेकिन गेहूं और कपास के भी परमार मिला है। फसल काटने का औजार माका और पहिए का भी प्रयोग हुआ है। देखिए, नवपाषाण काल में जौ और गेहूं की तो खेती का प्रमाण मिला है, जो फसल काटने का भी औजार मिला है नवपाषाण काल में। मनका और पहिया बनाने का भी अवशेष मिला है नवपाषाण काल में। ठीक है। नवपाषाण काल स्थल कहाँ से है? नवपाषाण काल स्थल कोल्डिहवा नवपाषाण कालीन स्थल है। ये कहाँ पर है? ये सबसे पहले 700 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य मिला। प्रयाग उत्तर प्रदेश चावल की खेती। चिरांद बिहार से हड्डी का उपकरण मिला है। बिहार में एक चिरांद जगह है जहाँ पर हड्डी का उपकरण मिला है दोस्तों, नवपाषाण काल। अच्छा, ब्रह्मगिरी पिलकिनी जो कर्नाटक, बाजरा की खेती हुई है। ब्रुजहोम से इंसानों के साथ पालतू पशु का सावधान मिला है। आपसे पूछेगा कि दफनाए गए इंसान को साथ पालतू के सावधान शव कहाँ पर मिला है? तो ब्रुजहोम कहाँ पड़ता है? तो श्रीनगर, जो आज के हम जम्मू कश्मीर के नाम से बोलते हैं। गुफ फर्राल जो श्रीनगर में है। कुम्हारों की गुफा और कृषि और पशुपालन के भी साक्ष्य मिला है यहाँ से। धातु के आधार पर इतिहास के काल। देखिए, धातु के आधार पर जैसे ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। धातु के आधार पर 3 गो युग को बांटा गया है, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। तो ताम्र युग को ताम्र युग के बारे में हम पढ़ते हैं। मानव द्वारा पहली धातु की खोज तांबा हुआ था। ताम्र युग में मानव द्वारा पहली खोजी गई धातु का खोज तांबा, और ताम्र युग की ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, संस्कृति थी। अंडा संस्कृति राजस्थान के उदयनगर क्षेत्र से। रंगपुर संस्कृति गुजरात के तटीय क्षेत्र से। मालवा संस्कृति नर्मदा नदी के क्षेत्र से। देखिए, इस सब में जो भी है महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है सबको देखना। अब चलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता को लौह युगीन वैदिक संस्कृति को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहते हैं।
अब चलते हैं थोड़ा। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 बीसी तक को हम क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। अब एक लाइन से पढ़ते चलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आप ही लोग के चलते बड़ी मेहनत करना पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता को इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया, मिस्र और चीनी सभ्यता के समकालीन थी। यह प्रथम नगरीय सभ्यता थी। अच्छा, इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया था, तो जॉन मार्शल ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खुदाई स्थल हड़प्पा के किसने किया था, दयाराम साहनी ने। कब, 1921 ईस्वी में। अच्छा, रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर 2350 से 1750 ईस्वी तक, ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर 2350 से 1750 ईस्वी तक। लिपि भाव चित्रात्मक थी। वहाँ के लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी, लेकिन दाएं से बाएं लिखी जाती थी। उन लोगों को हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, लेकिन दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखिए, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सूतकांगेडोर, ठीक है। मांडा है चिनाब नदी पर, और आलमगीरपुर है हिंडन नदी पर, दैमाबाद है प्रवरा नदी पर, और सूतकेरदा है दशक नदी पर। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि मांडा किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पे है। आलमगीरपुर कौन सा नदी पर है, हिंडन नदी पर है। और दैमाबाद प्रवरा नदी पर है। सूतकेरदा दशक नदी पर है। ये सब आपको याद करना होगा दोस्तों। चलिए, अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत बताना होगा दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई। कहाँ पर हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर अवस्थित है, तो मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और इसका उत्खनन दयाराम साहनी ने किया। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। और हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य क्या है, तो हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य कुम्हार का चाक है, श्रमिक आवास है, अन्नागार है, मातृ देवी का मूर्ति है, RH-37 कब्रिस्तान है, एक सिंह वाला जानवर है, हाथी का कपाल है, स्वातिक चिन्ह है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता के देवी माना जाता है, इसी मिला है दोस्तों। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किया गया। इसका खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो लारकाना जिला में, जो सिंध प्रांत में है। लारकाना जिला जो सिंध प्रांत में है, जो अभी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य सूती वस्त्र, पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार सबसे बड़ा, पशुपति शिव, कांस की नर्तकी और तांबे की कुल्हाड़ी। आपसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो से काची का साक्ष्य मिला है, तो आपको बताना होगा सूती वस्त्र, पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार, ठीक है, पशुपति शिव और कांस की नर्तकी और तांबे की कुल्हाड़ी। देखिए, अभी ये जो तांबे की कुल्हाड़ी जो है, तो ये पूछा हुआ था करीब, ये हमको बता रहे हैं जो 38 गो एसआई के पिछला बार जो पेपर हुआ है ना, 38 गो पोस्ट था, तो उसमें पूछा था कि तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो राखलदास बनर्जी।
मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो लारकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। इतना आपको बताना होगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए, देखिए हड़प्पा सभ्यता से बहुत सा क्वेश्चन है, ऐसा कहने लायक नहीं है। देखिए कालीबंगा की खोज किसने की? बीबी लाल और बीके थापर ने। कालीबंगा की खोज किसने की? बीबी लाल और बीके थापर ने। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा कहाँ पर अवस्थित है? तो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। कालीबंगा से हमें क्या क्या मिला है? तो अलंकृत ईंट मिला है, चूड़ी मिला है, जोता हुआ खेत मिला है, हल मिला है, हवन कुंड मिला है और एक साथ दो फसल मिला है। देखिए दोस्तों, ये जो है कालीबंगा से आपको, देखिए आपसे फर्स्ट क्वेश्चन कालीबंगा से ही, कालीबंगा के उत्खनन कब हुआ था? तो 1961 से 6900 ईस्वी पूर्व ईसा में। कालीबंगा की खोज 1961 से 1969 ईस्वी में, ठीक। कालीबंगा कहाँ अवस्थित है? तो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। कालीबंगा का उत्खनन किसने कराया था? तो कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर ने कराया था। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। अभी हम घग्गर नदी को प्राचीन नाम से सरस्वती के नाम से जानते हैं। और कालीबंगा से हमें प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिला है? तो कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत और हल, हवन कुंड और एक साथ 2 फसल मिले हैं। ठीक है दोस्तों, इतना चेला मिला। अब हम 4 नंबर पर धौलावीर के बारे में बता रहे हैं। धौलावीर का खोज कब हुआ? तो धौलावीर का खोज 1990 से 1921 के बीच में हुआ था। धौलावीर का कहाँ पर अवस्थित है? तो ये धौलावीर गुजरात में अवस्थित है। किस जिला में है? तो कच्छ जिला में है। धौलावीर को खोज किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। धौलावीर किस नदी के किनारे है? तो लूनी नदी के किनारे है। धौलावीर से प्राप्त साक्ष्य क्या का है? तो जल प्रबंधन है, नहरें हैं और सिंधु घाटी की लिपि। ठीक है दोस्तों। अच्छा, चंदहुदड़ो की खोज किसने की? चंदहुदड़ो की खोज कब हुआ था? तो चंदहुदड़ो की खोज 1931 में हुआ था। तो ठीक है, तो चंदहुदड़ो की खोज किसने की? तो गोपाल मजमूदार ने किए थे। किए। चंदहुदड़ो कहाँ पर अवस्थित है? तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है। चंदहुदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। चंदहुदड़ो से हमके क्या काची मिला है? माने कि चंदहुदड़ो से हमें प्राप्त साक्ष्य क्या है? तो मन के बनाने का कारखाना मिला है, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, मिट्टी के बैलगाड़ी के साक्ष्य मिला है। चंदहुदड़ो से 3 चीज़ मिला है, मन के बनाने के कारखाना मिला है, लिपस्टिक मिला है और मिट्टी के बैलगाड़ी मिला है। ठीक है दोस्तों। और लोथल से क्या मिला है? लोथल की खोज कब हुई थी? 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी या 1962 ईस्वी में। लोथल की खोज किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने किए थे। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है। लोथल कहाँ पर है? अहमदाबाद जिला जो गुजरात में पड़ता है। लोथल से हमें क्या क्या मिला है? तो लोथल से हमें प्राकृतिक बंदरगाह मिला है, जहाज बनाने के सामान मिला है, चावल के दाने मिला है, नाप तौल के सामान मिला है और युग सावधान मिला है, आग की देवी मिला है। देखिए लोथल बहुत बढ़िया
जगह है। और लोथल से बाबू क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछता है। लोथल बहुत मशहूर चैप्टर है, मशहूर जगह है। पहले देखिए, लोथल की खोज कब हुई? 1955 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक। 62 ईस्वी तक। लोथल कहाँ पर है? तो अहमदाबाद जिला में और गुजरात में है। लोथल गुजरात में है, लेकिन किस जिला में है? तो अहमदाबाद। लोथल की खोज किसने की? रंगनाथ राव ने की। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल से हमें क्या क्या मिला है? तो लोथल से प्राकृतिक बंदरगाह मिला है, जहाज बनाने के सामान मिला है, चावल के दाना मिला है, माप तौल की सामान मिला है, युग सावधान मिला है और आग की देवी मिला है। ठीक है भाई, इतना चीज़ हमको लोथल से मिला है। अब कोट दीजी का खोज कब हुआ था? 1955 ईस्वी से 1957 ईस्वी तक। ठीक है। कोट दीजी का खोज किसने की थी? फजल अहमद खान ने की। कोट दीजी किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। अच्छा, कोट दीजी किस प्रांत में पड़ता है? कहाँ पर है? तो सिंध प्रांत में पड़ता है, खैरकपुर स्थान, पाकिस्तान में। कोट दीजी से हमें क्या क्या प्राप्त साक्ष्य मिला है? पत्थर के ब्रांग मिला है, गहनों का जखीरा मिला है और गर्तावास मिला है। यहाँ से 3 चीज़ मिला है। पत्थर के बड़ान मिला है और गहनों का जागीरा मिला है और गर्तावास मिला है। बनौली देखिए, बौनाली की खोज कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में। बौनाली कहाँ पर अवस्थित है? तो हिसार जिला कहाँ पर पड़ता है? तो हरियाणा में। बनौली के खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह विशिष्ट ने। बनौली कहाँ पर है? किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। अच्छा, बनौली से हमें क्या क्या मिला है? तो मिट्टी से बना हल का खिलौना मिला है, मछली पकड़ने के बंसी भी मिला है, बनौली से मिला है। ठीक है, बनौली से हमें मिला है। बनौली से हमें इतना चीज़ मिला है दोस्तों। ठीक है। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या पूछता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है, बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है। ठीक है। मोहनजोदड़ो विशाल अन्नागार, सिंधु सभ्यता का बड़ा भवन या इमारत था। राखी गणेश के उत्खनन हड़प्पा सभ्यता स्थल से हुई। यहाँ की सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाता था। नगर नियोजन तथा जल निकासी इसकी सबसे बड़ी अवस्थित थी। नगरीय अभिषेक के 2 भागों में विभाजित है। ऊपरी भाग दुर्ग और निम्न भाग की छोटी भवन कहते हैं। ठीक है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। ठीक है दोस्तों। आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो 4 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन? विद्वान, योद्धा, व्यापारिक, शिल्पकार और श्रमिक। ठीक। अंतिम संस्कार के 3 विधियाँ: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। हड़प्पा लिपि के प्रमाण सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार तथा मछली का चित्र देखने को मिलता था। हड़प्पा जो लिपि था उसका प्रमाण सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार के तथा मछली का चित्र देखने को मिलता था। इनके मुहरे पर सर्वाधिक एक सिंह वाला जानवर का चित्र था।
एक सींग वाला जानवर का चित्र था। इनके मुहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला। हड़प्पा सभ्यता के मुहावरे से सेल खड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांस्य इत्यादि से परिचित थे। आपसे यहाँ पर एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछिएगा, ये वाला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांस्य इत्यादि से परिचित नहीं थे। ठीक है। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 kg के था। और जो दशमलव प्रणाली का सूचक है। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध एवं तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध तथा तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता से मिट्टी के बर्तन में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधु सभ्यता के लोग सेल खड़ी से प्रयोग मुख्य रूप से किया जाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि अन्य धातु से परिचित थे। अन्य धातु में कौन कौन से? सोना से, चांदी से, तांबा से, टीन से, कांस्य इत्यादि से परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। देखिए दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोग के पास जो भी नोटिफिकेशन जाए। ठीक है दोस्तों, और आप लोग से कुछ नहीं करते हैं, लेकिन यही बोलते हैं कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम आप लोग के पास नया नोटिफिकेशन पहुंचाते रहें। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।